हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे। तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी की ना रहेंगे। दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। नमस्कार मित्रों, मैं जीएस गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी विद जीएस गुरु में। पिछले लेक्चर में हमने सल्तनत काल से रिलेटेड बलबन के बारे में, गुलाम वंश के अंतिम रूप में देखा था। गुलाम वंश के अंतिम शासक के रूप में बलबन के बारे में हमने जाना था। बलबन से रिलेटेड जो भी टॉपिक बनने वाले होते हैं उन टॉपिकों पर कल हमने फोकस किया था। तो आइए आज गुलाम वंश समाप्ति के बाद आज हम लोग खिलजी वंश के तरफ अग्रसर होते हैं। आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। ये खिलजी वंश है क्या और किस प्रकार से भारत में खिलजियों का आगमन हुआ था और कैसे एक पूरे के पूरे साम्राज्य बसाया था इन खिलजियों ने। ये खिलजी वंश था कौन, कहाँ से आया था, क्या इसका मूल निवासी कहाँ का था, ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, अभी तक 5 लेक्चर सल्तनत काल के अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर आप पहले उन लेक्चरों को देखें, फिर इस लेक्चर को अटेंड करें, क्योंकि वहाँ से एक प्रॉपर आपको ये टाइमलाइन मिल जाएगा कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है। ठीक, क्योंकि जब स्टार्टिंग से आप एक एक शासक को याद करेंगे तो आगे आने वाले शासकों के बारे में समझना काफ़ी आसानी होगा। तो पहले कोशिश करें कि उस लेक्चर को देख ले, फिर इस लेक्चर को देखें। चलिए आइए हम खिलजी वंश के बारे में यहाँ से जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए खिलजी वंश के परिचय के बारे में जानते हैं। खिलजी वंश है क्या। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि 1290 ईस्वी में, ठीक है, 1290 ईस्वी में खिलजियों का समापन हो जाता है, सॉरी गुलाम वंश का समापन हो जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक ये कैकुबाद। कैकुबाद, इस कैकुबाद के बाद भी एक शासक आया था कुछ दिनों के लिए जिसका नाम था क्यूमुर्स। ये जो क्यूमुर्स था ये चंद दिनों के लिए शासक बना था, जिसकी सत्ता समाप्त करके बलबन ने जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए अब आइए देखिए खिलजी वंश का किस प्रकार से यहाँ आगमन होता है। देखिए खिलजी वंश ये था कहाँ का। ठीक है, तो ये भी एक तुर्क था। ठीक है, खिलजी जो था ये भी एक तुर्क ही था। ठीक है, देखिए तुर्क जो जनजाति थी ना उसकी लगभग ये 64 शाखाएँ थी। ठीक है, 64 उसकी शाखाएँ थी जो भी तुर्क जनजाति थी। ठीक, उसी 64 शाखाओं में से एक शाखा था इनका खिलजियों का। ठीक है, देखिए जब अफ़गानिस्तान में ठीक है ये हमला होता है, ये मोहम्मद घोरी का, गजनी का। ठीक है, इन लोगों ने जब उन क्षेत्रों को जीतना स्टार्ट किया था तो उस समय खिलजी लोग वहाँ से भाग के भारत में आए थे। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये महमूद गजनी व मोहम्मद घोरी के आक्रमणों के समय अनेक खिलजी भारत चले आए हैं। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान के यहाँ सेना व अन्य प्रशासनिक विभागों में नौकरी कर ली। कहने का अर्थ है कि जो खिलजी लोग होते थे, जब जब ये महमूद गौरी और गजनी इन दोनों का जब साम्राज्य चल रहा था तो इन दोनों ने काफ़ी लूट मार मचाया था। तो इस लूट मार से बचने के लिए खिलजी लोग भाग के भारत में आ गए। जब भारत में आए तो भारत में गुलाम वंश का शासन था, तो इन लोगों ने गुलाम वंश में उसके प्रशासन में, ठीक है, प्रशासन में जो भी अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों के रूप में काम करने लगा। कुछ सेना में भर्ती होकर सेना के रूप में काम करने लगा। उसी में एक सेनापति के रूप में काम करता था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ये जो जलालुद्दीन खिलजी था ये गुलाम वंश का यानी बलबन के सेना में काम करता था। और बाद में जब देखा कि ये सत्ता कमज़ोर हो चुका है, बलबन की मृत्यु हो गया, उसके जो पुत्र थे अयोग्य थे, तो उसकी हत्या करके ये खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि खिलजी वंश किस प्रकार से यहाँ अस्थायी होता है। ठीक,
चलिए अब देखिए खिलजी वंश के प्रमुख शासकों के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये जो खिलजी वंश है इसके प्रमुख शासक के रूप में जाना जाता है सबसे पहले किसको, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। ठीक, ये जो जलालुद्दीन था ये 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक शासन करता है अपना। ठीक, 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक शासन स्थापित करता है कौन, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, चलिए देखिए भारत में खिलजी वंश का संस्थापक ठीक है जलालुद्दीन खिलजी था। 13 जून 1290 में कैकूबा द्वारा निर्मित ये कालोखरी कुलागढ़ी महल में राज्यरोहण कराया था। ठीक है, ये कहाँ अपना राज्यरोहण कहाँ कराया था, राज्य अभिषेक कहाँ कराया था, तो ये कैकूबाद ने एक महल अपना बनाया था। ठीक है, जिसका नाम कुलागढ़ी या किलोकड़ी था। वहीं पे जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक कराया था। ठीक है, देखिए यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। मतलब कि जलालुद्दीन एक ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जो हिंदू जो भी मतलब कि जनता था उस अपनी हिंदू प्रजा के उसको प्रजा को लेकर अपने मन में एक नेक भावना रखे हुआ था ये जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, मतलब इसके कहने का अर्थ है कि धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता था और प्रत्येक रूप से जो भी कास्ट के लोग रहते थे इसके प्रजा में उन सभी का बराबर सम्मान करता था। तो हम कह सकते हैं कि जलालुद्दीन जो खिलजी था ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था। ठीक है, चलिए बलबन के शासनकाल में सैनिक के रूप में नियुक्त हुआ था ये व्यक्ति। ठीक है, देखिए बलबन के शासनकाल में जलालुद्दीन एक सैनिक के रूप में नियुक्त हुआ था। ठीक है, यही सैनिक आगे चल के एक शासक के रूप में पदभार संभालता है। ठीक है, चलिए देखिए जलालुद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। जलालुद्दीन खिलजी उदार शासक था, वह हिंदुओं के प्रति सहिष्णु था। देखिए ये कहने का अर्थ है कि ये जलालुद्दीन खिलजी था ना ये काफ़ी मतलब कि उदारतापूर्ण वाला शासक था ये। ठीक है, ये ज़्यादा झगड़ा वगैरह के फिर में नहीं रहता था। ठीक है, मतलब कि जो भी विरोध करते थे जलालुद्दीन खिलजी का उससे ये मतलब कि एकदम सलूकी से पेश आता था, एकदम नॉर्मल भाव से पेश आता था, साधारणता। ठीक है, ऐसा लगता ही नहीं था यह एक शासक है। ठीक, मतलब कि हर किसी के प्रति उदार की भावना रखता था ये कौन, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, यही देखिए यही रीज़न हुआ था कि जलालुद्दीन खिलजी का साम्राज्य बर्बाद हो गया। कैसे, इसका जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ये देखता था कि ये मेरे चाचा, ठीक है अलाउद्दीन खिलजी के चाचा था ये जलालुद्दीन, देखता था ये चाचा कुछ करते हैं नहीं। ठीक है, कोई भी दंड मतलब अपराध करे उसको ना दंड देते हैं, कोई अच्छा काम करना उसको पुरस्कृत करते हैं, सब ऐसे मज़े मज़े में लेते रहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ठीक है अपने चाचा का ही हत्या कर दिया और उनके पद पे आसीन हो गया। इस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए आइए देखिए जलालुद्दीन खिलजी के काल में चंगेज़ खां के नीति उल्लू खां ने अपने 400 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। ठीक, जब जलालुद्दीन था ना तो उस समय ठीक है ये चंगेज़ खां का जो ये हेड था, ठीक है मतलब नाती, ठीक चंगेज़ खां का जो नाती था जिसका नाम था उल्लू खां, इसने 400 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक, मंगोलों के बारे में आप जान रहे हैं कि इन मंगोलों का आक्रमण बार बार हुआ है भारत में। इल्तुतमिश के समय में भी हुआ था, बादाम शाह था उस समय में भी हुआ था, बलबन था उस समय में भी हुआ था। मतलब कि पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो ये मंगोलों का आक्रमण भारत में बार बार हो रहा था। ठीक है, लेकिन ये जलालुद्दीन के समय में ये काफ़ी मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, मंगोल था क्या, तो एक जनजाति था और ये मतलब डकैत के रूप में, लूटपाट के रूप में ये अपनी काम करते थे। किसी क्षेत्र में गए, सारा का सारा धन वहाँ से लूट के साम्राज्य को, उस क्षेत्र को बर्बाद करके वहाँ से निकल लिए। ठीक, ऐसा इनकी कुछ मानसिकता था। ठीक, चलिए जलालुद्दीन खिलजी के समय में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के राजा रामचंद्र को पराजित कर दिया था। ठीक है, देखिए ये जो अलाउद्दीन खिलजी है यहाँ से इस अलाउद्दीन खिलजी ठीक देखिए यहाँ से इसके पर निकल आते हैं। ठीक है, अभी तक जो भी मतलब शासन व्यवस्था चला था, ठीक है जो भी शासन व्यवस्था चला था उस शासन व्यवस्था में देखिए यहाँ पर ये दिल्ली सल्तनत, अभी तक कोई भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में शासन स्थापित नहीं किया था। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इस देवगिरी के क्षेत्रों में जाकर अपनी शासन स्थापित करता है। यहाँ के जो शासक थे रामचंद्र, इस शासक को मार के मतलब इसको पराजित करके इसकी सारी धन दौलत पर अपना अधिकार जमा लेता है अलाउद्दीन खिलजी। तो यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन एक साधारण सा सनकी टाइप का इंसान था।
ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जब देवनागरी ये देवगिरी आया, ठीक है, जब यहाँ आया तो इसने क्या किया कि इन क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया और लेके चला गया। जब अलाउद्दीन खिलजी को मतलब सफलता यहाँ मिली तो अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगने लगा कि हम काफ़ी मतलब बलवान व्यक्ति है, काफ़ी वीर व्यक्ति है, हम किसी को भी जीत सकते हैं, मतलब कि हम राजा बनने के योग्य हैं। मतलब यहाँ से देवगिरी विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा महसूस होने लगा था कि वह एक राजा के भांति है, वह एक राजा के रूप में कार्य कर सकता है, राजा बन सकता है। अब यहाँ से उसकी राजा बनने की, जो सुल्तान बनने की सपना होती है, वो प्रबल होने लगी थी। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी जीत कर आया था, जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी जीत के आया था, ठीक है, तो उसने अपने चचा को बताया नहीं था, मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी को बताया नहीं था कि हम देवगिरी जीतने गए। ठीक है, मतलब जीत के आए हैं और देवगिरी से बहुत सारे धन मिले थे अलाउद्दीन खिलजी को, जो वो जलालुद्दीन खिलजी से छुपा के रखा था। ठीक है, जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी को पता चलता है कि ये अलाउद्दीन जो है देवगिरी से बहुत सारे धन लूट के लाया है और लूट के लाने की ये दिल्ली आने के बजाय वो कहीं और जाके अपने डेरा डाल लिया है, तब चला जाता है वहाँ पे मिलने उससे, कौन, तो जलालुद्दीन खिलजी। और वहीं पे जाने के बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये सुल्तान सुल्तान के भतीजे अलाउद्दीन ने देवगिरी के यादव राजा को हराकर अपार धन अर्जित किया, अंततः धोखे से अपने चाचा की हत्या कर दी थी। ठीक है, जब ये व्यक्ति जीत के आया उधर से तो इसने क्या किया कि अपने चचा जान का कहानी खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल स्टार्ट होता है। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी बेचारे मारे गए। यहाँ आया कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी आया। ठीक है, याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म 1266-67 के आसपास हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म। ठीक है, उसके पिता का नाम क्या था, तो सिहाबुद्दीन। ये सिहाबुद्दीन कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी का भाई था। ठीक है, इसके पिता की अकाल मृत्यु हो गया था। जब जब अलाउद्दीन के पिता शहाबुद्दीन की मृत्यु हो गया था, ठीक, तब इसके पालन पोषण का सारा जिम्मा किसको था, तो वो था जलालुद्दीन खिलजी को। ठीक है, चलिए देखिए अलाउद्दीन खिलजी एक निरक्षर शासक था, इसको पढ़ा लिखा नहीं था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन जो खिलजी था ये पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित था, लेकिन फिर भी इसका दिमाग इतना तेज चलता था कि इसने अपने साम्राज्य में हर एक व्यवस्था को ढंग से रखा था। ठीक है, इसको पढ़ने कुछ नहीं आता था, फिर भी अपने साम्राज्य में महंगाई से लेकर एक अर्थव्यवस्था से लेकर हर चीज़ को मैनेज करके रखे हुआ था ये व्यक्ति। ठीक है, चलिए अब देखिए एक बार हुआ क्या कि ये मंगोल आक्रमण कर रहे थे भारत में। ठीक है, और उन मंगोलों के आक्रमण से पूरे के पूरे मतलब ये दिल्ली सल्तनत के लोग भयभीत थे, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मंगोलों से युद्ध लड़ना चाह रहा था। तभी जलालुद्दीन ने इसको अलाउद्दीन को चुना और अलाउद्दीन उस मंगोलों से युद्ध लड़ने गया और मंगोल शासक की हत्या करके उसके जो सरदार थे उस सरदार की हत्या कर दिया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी मात्र एक ऐसा व्यक्ति बना था जिसने मंगोलों को मार दिया था, उसको हराकर भारत से भगा दिया था। ठीक, तो अलाउद्दीन के पावर यहीं से दिखने लगे थे और लोगों को लगने लगा था कि यह एक बहुत बड़े शासक के रूप में उभरेगा। ठीक, तो अलाउद्दीन के इन सारी उपलब्धियों को देख के जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह कर देता है इससे। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने पुत्री का विवाह किया, किससे कर दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। ठीक है, मतलब कि देखिए कहने का अर्थ यह है कि यह अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक, देखिए 1290 में जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक पद प्रदान किया था। ठीक है, देखिए काफ़ी ज़्यादा भरोसा करने लगा था ये जलालुद्दीन पे, कौन, तो मतलब अलाउद्दीन पे कौन करने लगा था, जलालुद्दीन। ठीक, काफ़ी ज़्यादा भरोसा करने लगा था। ठीक है, तो उसको बहुत सारे मतलब जो भी महत्वपूर्ण पद थे वो अलाउद्दीन को समर्पित करने लगा था जलालुद्दीन। ठीक, 1290 में सुल्तान जलालुद्दीन की अनुमति से अलाउद्दीन ने ये भीलसा पर आक्रमण किया था। ठीक है, पहली बार देखिए पहली बार आक्रमण किया था, कब किया था, तो वो 1292 ईस्वी में भीलसा पर आक्रमण किया था, किसकी अनुमति से, जलालुद्दीन की अनुमति से। ठीक, जो शासक था उसकी अनुमति से। लेकिन 1294 में वो अलाउद्दीन ने देवगिरी पर जो आक्रमण किया था, रामचंद्र को हराया था, यादव वंश के जो शासक रामचंद्र थे, इनको मारपीट के उस पर विजय प्राप्त करके सारे धन लूट के लाया था। तो इस धन के लिए वो नहीं बताया था जलालुद्दीन खिलजी को और सारा धन खुद रखना चाहता था ये। ठीक है, कौन, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, यहीं पे जब जलालुद्दीन पहुंचा था वहाँ, तब अलाउद्दीन खिलजी ने
इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए अब देखिए, 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन स्वयं को करा मानकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली में बलबन के लाल महल में राज्याभिषेक कराया था। मतलब कि 21 अक्टूबर 1296 को बलबन ने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को शासक मान लिया था, राज्याभिषेक करवा लिया था। ठीक है, कहाँ करवाया था? तब बलबन के द्वारा बनाया गया था एक लाल महल, उसी लाल महल में इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए, अलाउद्दीन की प्रारंभिक इच्छा एक नवीन धर्म चलाने की तथा विश्व विजेता बनने की थी। ये व्यक्ति चाहता क्या था कि एक नए धर्म की हम स्थापना करें। ठीक है, और साथ ही साथ ये विश्व विजेता बनना चाहता था सिकंदर की तरह। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था सिकंदर की तरह और एक नए धर्म को स्थापित करना चाहता था। लेकिन ये जो काजी ये अलाउ मुल्क है, ठीक है, काजी अलाउ मुल्क है, इसने परामर्श दिया और समझाया अलाउद्दीन को कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसे बारे में मत सोचिए, नहीं तो जो भी आपका शासन व्यवस्था शुरू होने वाला है, शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो अलाउद्दीन ने ये अपने विश्व विजेता का जो ये सपना था, उस सपने को त्याग करके, नए धर्म की स्थापना का सपने को त्याग करके अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए, आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे आप लोग, या फिर एक मूवी आया था पद्मावत। पद्मावत अगर आप लोग मूवी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये एक सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये काफ़ी मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी के करीब रहा करता था। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि इन दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप भी था। ठीक है, क्योंकि ये मलिक काफूर जो था एक हिजरा था ये। ठीक, मलिक काफूर क्या था? तो एक हिजरा था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है, अफवाह थी कि इन दोनों के बीच में वो अवैध संबंध भी थे। ठीक, खैर जो भी हो, तो ये बात सत्य है कि अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के जो रिलेशन थे वो बहुत अच्छे थे। ठीक है, और ये मलिक काफूर एक बेहतर सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में बहुत सारे अत्यधिक जो क्षेत्र थे वो इसी के संपर्क में जीता था। ठीक, देखिए, ये एक व्यक्ति था जिसका नाम था नुसरत खां। ठीक, नुसरत खां जो था ये सेनापति था खिलजी वंश का। तो ये एक बार युद्ध लड़ने गया था गुजरात, तो वहाँ 1000 दिनार में, गुजरात जाने के बाद 1000 दिनार में ये नुसरत खां ने इस मलिक काफूर को खरीद के लाया था। ठीक है, तो इसको 1000 दिनारी गुलाम भी कहा जाता है, किसको? मलिक काफूर को। ठीक, तो याद रखिएगा। ठीक, अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी। ठीक है, देखिए, अभी तक दक्षिण भारत में कोई भी ऐसा शासक नहीं आया था जिसने अपना दबदबा कायम किया हो और दक्षिण के क्षेत्रों में विजय प्राप्त की हो। ठीक है, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी मात्र ऐसा शासक था जो दक्षिण के क्षेत्रों में अपनी शासन स्थापित करता है और इधर अपना वर्चस्व बना के रखता है। ठीक, किस क्षेत्र में? तो देवगिरी में। ठीक है, देवगिरी में किसको हराया था? ठीक है, तो यादव वंश के एक शासक थे जिसका नाम था रामचंद्र। ठीक है, इस रामचंद्र महोदय को पराजित कर दिया था कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मतलब कि अभी तक दिल्ली सल्तनत में कोई ऐसा शासक नहीं आया था जो दक्षिण भारत पे अपना अधिकार कर ले, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने वो भी कर दिखाया था। ठीक है, चल आगे देखिए। देखिए, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार के निकट जस्ट उसके सामने एक मीनार खड़ा करना चाहता था। ठीक, कुतुब मीनार आप लोगों को पता होगा, हमने बताया था पहले लेक्चर में, ये कुतुब मीनार का निर्माण कौन करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये कुतुब मीनार बनवाया था। तो उसी कुतुब मीनार की तरह, ठीक है, उसी कुतुब मीनार की तरह एक मीनार के यहाँ पे खड़ा करना चाहता था कौन? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, इसके दुगने हाइट का। अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि हम इसके दुगुने हाइट का तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? तो वो कुतुब मीनार तैयार करेंगे। ठीक, एक मीनार बनाएंगे। ठीक, लेकिन ये ज़्यादा के चक्कर में कुछ भी नहीं बना पाया और इसकी ये जो योजना थी वो असफल रही थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। परंतु उसे पूरा नहीं कर सका। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव तथा मार्गदर्शन से स्वतंत्र होकर राज्य करने का श्रेय अलाउद्दीन को प्राप्त है। ठीक है, मतलब कि जो अलाउद्दीन था पूर्ण रूप से जो उलेमा वर्ग होता है, मौलाना वर्ग होता है, उस वर्ग से स्वतंत्र होकर यह अपनी सत्ता चलाया था। मतलब कि इसके सत्ता पर किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं था। मतलब ये व्यक्ति धर्म से
पूर्ण रूप से साइड होकर चलता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अलाउद्दीन का शासनकाल मंगोलों के भयानक आक्रमण के लिए भी विख्यात है। ठीक, अलाउद्दीन एकमात्र ऐसा शासक था जिसके समय में बहुत बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था, बहुत बार। और उस आक्रमण को, ठीक है, जितनी बार आक्रमण हुआ मंगोलों का, सारी आक्रमणों में विजय प्राप्त करके मंगोलों को बांध कर रखा था यह अलाउद्दीन। ठीक है, मतलब कि जब तक अलाउद्दीन शासन व्यवस्था में था, किसी मंगोल की हिम्मत नहीं होती थी कि वो दिल्ली सल्तनत की तरफ आंख उठा के भी देखे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा, ये हौजे खास, ठीक है, सीरी फोर्ट, जमात खाना, मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये कुछ चीज़ें बनवाया था। ठीक, कौन कौन, तो एक याद रखिएगा, अलाई दरवाज़ा, ठीक है, उसके बाद है हौजे खास, ठीक है, उसके बाद है ये जमानत खाना। ठीक, ये 3 चीज़ें अलाउद्दीन के द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आप याद रखेंगे, अलाई दरवाज़ा, हौजे खास हो गया, ठीक है, उसके बाद ये जमात खाना मस्जिद हो गया। ये 3 चीज़ किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन के द्वारा बनाया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, उसने अपने सेनापति गाजी मलिक द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूती प्रदान कराई। ठीक है, उसने सिकंदर सानी खिताब प्राप्त किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी कहा करता था। ठीक है, जैसा कि आपको पीछे बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा सपना था कि वो क्या करे, तो वो विश्व विजेता बने। तो विश्व विजेता तो नहीं बन पाया, लेकिन उसने अपने आप को सिकंदर सानी के नाम से मतलब संबोधित किया था। ठीक है, खिताब हासिल कर लिया था। ठीक, चलिए देखिए, ये जो है ना, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि अभी तक जो भी शासक आए हैं उनके बर्बाद होने के पीछे कुछ ना कुछ मुख्य रीजन थे। तो ये उन सारे रीजनों से छूट कर चलता था, उनको समाप्त करने का प्रयास करता था और एक नई नई प्रकार की पद्धति लाने का प्रयास करता था जिससे एक बेहतर साम्राज्य की स्थापना हो सके। तो इसने कौन कौन सा पद्धति लाया था? तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नकद वेतन देना स्टार्ट कर दिया। अभी तक जो शासक लोग आए थे वो लोग नगद वेतन नहीं देते थे। ठीक है, ज़मीन के रूप में दे दिए या किसी भी प्रकार के रूप में दे दिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना है, तो हमें जैसे अभी मंथली वेतन मिलते हैं प्रत्येक माह, वैसे ही इस व्यक्ति ने नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया सैनिकों को। अब सैनिकों को महीने महीने पैसे मिल रहे थे, तो सैनिक काफ़ी प्रसन्न भी हो रहे थे इससे। ठीक है, तो इसने अपनी साम्राज्य को ढंग से चलाने के लिए इन सारी नीतियों का प्रसारण किया था, इसको इस्तेमाल में लाया था। उसके बाद अलाउद्दीन ने घोड़ा दागने की प्रथा स्टार्ट किया था। ठीक, चिन्हासी के लिए। ठीक है, एक प्रॉपर चिन्ह बनाता था ताकि घोड़ा पहचान में आ सके कि ये हमारे क्षेत्र का घोड़ा है। ठीक, तो इसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ निम्न प्रकार से अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं लाई गई हैं, प्रणालियाँ लाई गई हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के इन व्यवस्थाओं के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको लेंदी लगने लगेगा। ठीक, तो इससे रिलेटेड जो भी आगे आगे अलाउद्दीन से खिलजी से होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लेक्चरों का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इस भाई को प्यार से नवाजें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।